हम वो रिएक्शंस देखेंगे आज जिनमें पूरा अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इन्वॉल्विंग दोनों ही ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। तो लेट्स सी रिएक्शन इन विच होल ROH ग्रुप टेक्स पार्ट, ठीक है। जिसे पूरा ROH ग्रुप यानी पूरा अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, हम उस रिएक्शन की बात करेंगे। इनमें फर्स्ट जो रिएक्शन आती है दैट इज एसिडिक डिहाइड्रेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का एसिडिक डिहाइड्रेशन। और ये जो रिएक्शन है बेटा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें इसका मैकेनिज्म भी गिवन है हमारी बुक्स में, इसका मैकेनिज्म भी पूछा जाता है, उसको भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है हमें। तो देखिए होता क्या है, जैसा नाम से पता है एसिडिक यानी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर, यानी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इफ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव फ्रॉम अल्कोहल एंड चेंज इट इनटू एल्कीन, so such type of reaction is called acidic dehydration. What happen in it? Let's see. Suppose we have this alcohol CH3 CH2OH, and if you heat it at 443 Kelvin in presence of H2SO4, H2SO4 की प्रेजेंस में अगर आप इसको हीट करते हैं तो यहां पर क्या होगा कि इट विल रिलीज वन वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस अल्कोहल में से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा। तो OH विल बी रिलीज फ्रॉम अल्फा एंड H विल बी रिलीज फ्रॉम बीटा। तो अगर आप यहां से OH को और यहां से H को रिलीज करते हैं तो यू कैन सी द प्रोडक्ट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड H2, ठीक है, एंड दिस इज एथीन। तो एथीन की फॉर्मेशन आपके पास हो गई है। तो इस रिएक्शन के लिए हम रिएक्टिविटी ऑर्डर भी देख सकते हैं अल्कोहल का। तो ध्यान रखना इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा बीटा हाइड्रोजन होंगे इसकी रिएक्टिविटी इतनी बढ़ जाएगी। तो आप देखिए अल्फा से तो OH रिलीज होता है, अब यहां बीटा से हाइड्रोजन होता है। अगर आपके पास नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन ज्यादा है तो ऑब्वियसली वहां पर रिएक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हियर यू कैन सी, देख सकते हैं जैसे CH3 CH2 और लेते हैं CH3, ओके ये ले लो CH3 CH2OH, यहां पर आपके पास 3 बीटा हाइड्रोजन है। In second case, you can see CH3 CH3OH. You have 6 beta hydrogen. Okay, and in third case, you have 9 beta hydrogen. यहाँ पर आपके पास टोटल 9 बीटा हाइड्रोजन है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन बढ़ेंगे डेफिनेटली उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख रहा हूँ, रिएक्टिविटी ऑर्डर वो ये हो जाएगा हमारे पास कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, 2 डिग्री उससे कम है, 1 डिग्री उससे कम रिएक्टिव है, बिकॉज नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन आर इंक्रीजिंग। अल्फा तो यहां से अब देखो इनके प्रोडक्ट भी बता सकते हैं आप। जैसे अगर इसका प्रोडक्ट देखा जाए तो क्या बनना चाहिए वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसका प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, क्योंकि यहां से OH और यहां से H रिलीज हो जाएगा। यहां पर देखा जाए तो ये अल्फा है आपके पास, जहां फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसे अल्फा कह रहे हैं। तो अल्फा से OH रिलीज करें और यहां दोनों में से कहीं भी एक से आप H रिलीज कर दें तो इट विल फॉर्म दिस प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3। इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा प्रोपीन। और यहां पर अगर आप देखते हैं 3 डिग्री में तो यहां अल्फा से तो OH रिलीज कर दें, किसी भी एक कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज कर दें, देन इट विल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3। दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। की इसके डिहाइड्रेशन से ये बनेगा, इसके डिहाइड्रेशन से ये बनेगा, इसके डिहाइड्रेशन से ये बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन एक्चुअली होती किस तरह से है, इसे हम इसके मैकेनिज्म से समझ सकते हैं। इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आप, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं मैं एक बार।
and let's see the mechanism of this reaction, how this reaction proceeds, आगे कैसे बढ़ती है देखते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब देखिए, while we are talking about the mechanism of this reaction, तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास सपोज वी हैव, क्योंकि हम इसको ना देखो एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं, दैट मीन्स रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होगी, H2SO4 will dissociate into H plus ion and HSO4 minus ion। तो ये जो H प्लस आयन है इट विल अटैक ऑन एल्कोहल, ये एल्कोहल पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट स्टेप जो है, स्टेप फर्स्ट, इसको हम कह देते हैं अटैक ऑफ प्रोटोन। ठीक है, प्रोटोन का अटैक, या फिर हम कह सकते हैं इसको प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का प्रोटोनेशन हो रहा है, प्रोटोन का एडिशन होगा। यहाँ पर कैसे होगा देखिए, ये आपके पास एक एल्कीन है, सॉरी एल्कोहल है, this is alcohol, okay, and this is H plus which was released by sulfuric acid। और यहां पर हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास बॉन्डिंग के बाद में भी दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो कैन यू गेस वेयर शुड H plus अटैक, H plus को कहां अटैक करना चाहिए, प्रोटोन को कहां अटैक करना चाहिए? तो यहां पर अगर देखा जाए तो H plus वहां अटैक करेगा जहां इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है। जहां इलेक्ट्रॉन होंगे वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो डेफिनेटली इट विल अटैक हियर, ये यहां अटैक करेगा। ठीक है, और अगर ये यहां अटैक करता है तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म, ये बनाएगा हमारे पास HCHHOH, एक लोन पेयर बॉन्डिंग में काम में आ गया है। तो दैट्स व्हाई वी कैन यूज पॉजिटिव चार्ज हियर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो बना है देखो, ये प्रोटोन जुड़ गया इसमें, तो दैट्स व्हाई मैंने इसको क्या कहा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल हो गया। यहाँ पर एल्कोहल का प्रोटोनेशन हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स इट इज लेस स्टेबल, ये स्टेबल नहीं है। ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर मैं बात करता हूं स्टेप 2 की, तो स्टेप 2 में आपके पास होगा डीप्रोटोनेशन। ठीक है, डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है प्रोटोन का, सॉरी डीप्रोटोनेशन अभी जो है डीहाइड्रेशन होगा, सॉरी डीहाइड्रेशन। तो यहां डीहाइड्रेशन होगा, कैसे होगा देखिए, HCH एंड OH, ये हमारे पास में प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। अब यहाँ पर स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, अब इस चीज को समझे आप। यहाँ पर आपके पास में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस बॉन्ड को की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड ब्रेक होकर के अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देता है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके पास बनेगा, द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, CHH पॉजिटिव चार्ज एंड HOH, यानी वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा। नाउ दिस वाटर हैज 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर वाटर बाहर निकल गया, इसलिए हम इसको क्या करें, डीहाइड्रेशन हो गया है यहाँ पर। लेकिन ये जो हमारे पास बना है, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन, इथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, और ध्यान रखना कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता है, ये स्टेबल नहीं है। तो इसको क्या करना है, स्टेबिलिटी गेन करनी है। अब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, स्टेप 3 पर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर स्टेप 3 स्टेप में ये अब एक प्रोटोन को बाहर निकालेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, डीप्रोटोनेशन। स्टेप 3 में होगा डीप्रोटोनेशन, क्योंकि H प्लस को प्रोटोन कहते हैं आप, और अगर प्रोटोन रिलीज कर रहे हैं तो दैट इज डीप्रोटोनेशन। सो हाउ डीप्रोटोनेशन विल टेक प्लेस, लाइक दिस। ये हमारे पास में कार्बोकेटाइन है। अब अगर मैं इसकी कार्बोकेटाइन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करना चाहूं, तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, यहां इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन इस पूरे स्ट्रक्चर में केवल बॉन्ड के अंदर है।
ठीक है। तो नियर बाय जो बॉन्ड है यहाँ पर, जहां इसको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ये एक्चुअली क्या करेगा कि यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव वाले चार्ज कार्बन को मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाएगा, बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, और ये H प्लस रिलीज हो जाएगा। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? द प्रोडक्ट विल बी CH H डबल बॉन्ड CH एंड H, और H प्लस आयन यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, दिस H प्लस आयन विल रिलीज, ठीक है। और ये H प्लस आयन वही है जो शुरू में आया था अपने पास यहाँ, तो इसको वापस H2SO4 गेन करके वापस H2SO4 बन सकता है। तो इस वजह से फिर हम लिखते हैं कि H2SO4 एक कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन गया? एथीन। एथीन इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इसको हम एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कह रहे हैं, ठीक है। बढ़िया रिएक्शन है, मैकेनिज्म इसका पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम्स में, तो बेटा इसको लिख करके 2-3 बार प्रैक्टिस करें आप, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। और इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं पूरा एल्कोहल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है ना। ये थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है, और रिएक्शन को लर्न करने का तरीका भी यही है बेटा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जो मैंने आपको बताया कि ग्रुपिंग करें आप रिएक्शन की, जैसे आपने देखा कि अपन ने एल्कोहल की वो रिएक्शन देखी जिसमें एसिडिक नेचर से होता है, तो उन सबको एक साथ याद रखने की कोशिश करें। सोडियम के साथ लीड, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन, सोडियम हाइड्राइड, ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारा एक ग्रुप बन गया जो कि एसिडिक, जिनमें एल्कोहल H रिलीज कर रहा है। फिर एक ग्रुप वो है जिसमें एल्कोहल OH रिलीज कर रहा है, उसमें 3 रिएक्शन पढ़ी है आपने, PCl3 PCl5 के साथ रिएक्शन, SOCl2 के साथ रिएक्शन देखी आपने, HCl के साथ रिएक्शन देखी, वो एक अलग से ग्रुप हो गया। और ये तीसरा ग्रुप हो गया, बस टोटल 3 ग्रुप के अंदर सारी रिएक्शन खत्म है एल्कोहल की, ठीक है। तो वो ग्रुप की रिएक्शन को ध्यान रखें आपस की तरह। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, एंड नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास में इसकी, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। तो देखो एल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एक जनरल ट्रेंड आप समझे क्या होता है एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, फिर अपन उसको रिएक्शन के वे में देखेंगे। देखिए हो सकता है आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल हो, ठीक है, हो सकता है आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल हो, और हो सकता है आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल हो। आप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं इनका, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन करा रहे हैं आप इन तीनों का, तो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए हमें, और ऑक्सीजन के लिए ध्यान रखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, इसकी भी बात करेंगे हम। तो अगर आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये एल्डिहाइड बनाता है, ध्यान रखना एल्डिहाइड। और अगर 2 डिग्री एल्कोहल का कराते हैं तो ये कीटोन की फॉर्मेशन करता है। और 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ये अपन देखेंगे कैसे होगा, ठीक है। और अगर फिर भी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाए, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने ले रखा है, तो एल्डिहाइड जो होता है ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, और कीटोन भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। फाइनल प्रोडक्ट इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। अच्छा, इसमें वैसे जनरली ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन देखेंगे इसका, क्योंकि एक्सेप्शनल केस है, इसको अलग से देखना पड़ेगा हमें। लेकिन अभी एक जनरल ट्रेंड आप ये ध्यान रखें कि आप एल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं और फिर फाइनली आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो अब अगर मान लो आपको रिएक्शन को यही रोकना है, एल्डिहाइड कीटोन पर ही रोकना है, तो आपको ऑक्सीडेशन किसी वीक से कराना पड़ेगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराना पड़ेगा। और अगर आप मान लीजिए डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं तो आप कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सीधे इसको यहां पहुंचाएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने तरह के होते हैं, क्योंकि वो हमें यहाँ पर यूज में लेने पड़ेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग भी लेना पड़ेगा, कई जगह वीक भी लेना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं एक बार पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर रिएक्शन की बात करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस हैं जो कि ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। ये जो ऑक्सीजन आ रहा है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आ रहा है। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक तो वीक की कैटेगरी में रख रहे हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और एक हम रख रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट, ठीक है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वी हैव ओनली फ्यू वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज CrO3 और PCC। PCC इज आल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका फुल फॉर्म होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। इसे पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कहते हैं, पीसीसी को पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी। और इसका जो फॉर्मूला होता है ये भी देख लें आप, क्या होता है। पिरिडीन का फॉर्मूला देखो, C5H5Cl and CrO3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव आता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है और वो क्लोरोक्रोमेट आता है। तो ये दोनों ही ध्यान रखें, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जहां हमें केवल एल्डिहाइड पे रिएक्शन को रोकना है, ठीक है। एल्डिहाइड पर रोकना है, कीटोन पर रोकना है, वहां हम इनको यूज में लेंगे। और जिन रिएक्शन को हमें आगे कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचाना है, वहां पर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेंगे। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में वी हैव concentrated HNO3, it can be used as strong oxidizing agent, and we have K2Cr2O7 in acidic medium and can be used KMNO4 in acidic medium. So they can also be used as strong oxidizing agent. इनका यूज हम strong oxidizing agent की तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं कि रिएक्शन कैसे होगी। इसको रफ कर रहा हूं मैं, फिर अपन 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करा के देखते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान में रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड पे लेके जाएगा और वीक जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन बनाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम पहले देखते हैं सिंपली ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में पहली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। चलो पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर CH3CH2OH अल्कोहल है और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन मैं करा रहा हूँ किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। सपोज वी हैव K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम and as I discussed that this is strong oxidizing agent, तो ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ठीक है। आप चाहे ऑक्सीजन लिखे नहीं लिखे वो मैटर नहीं करता, अगर आपने ये लिखा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है। और ये जो आपके पास अल्कोहल है ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा और यहाँ पर CH3CHO आपके पास में एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपके पास क्या है, इथाइल अल्कोहल है, एथेनॉल कह देते हैं इसको, एथेनॉल, और इससे आपके पास बन गया एसिटाल्डिहाइड। लेकिन अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं, आगे और ऑक्सीडेशन कराते हैं इसका, क्योंकि अपन ने स्ट्रॉन्ग लिया है तो डेफिनेटली आगे ऑक्सीडेशन होगा ही होगा, ठीक है। तो आगे वही K2Cr2O7 वापस से एसिडिक मीडियम में इसका ऑक्सीडेशन करेगा एंड दिस कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड विल चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। दिस इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये रिएक्शन यहाँ रुक जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट में ऑक्सीजन को भी लिख सकते हैं ताकि ये रहे कि ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं जैसे 2 डिग्री अल्कोहल CH3CH3PHOH। दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल प्रोपेन 2-वॉल। इस 2 डिग्री अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन कराता हूँ तो इन दिस ऑक्सीडेशन, जैसे हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं इसका अगेन K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ले रहे हैं हम और ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन 1 and 2, these 2 हाइड्रोजन विल बी रिमूव, ये रिमूव हो जाएंगे और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके वाटर बना लेंगे। तो आपके पास बचना क्या चाहिए, यहाँ बच जाएगा आपके पास CH3CH3O। दिस इज एसीटोन, इट इज ए कीटोन, ठीक है। एसीटोन की फॉर्मेशन होगी 2 डिग्री अल्कोहल से। और अब भी अगर मैं फर्दर ऑक्सीडेशन कराता हूं इसका, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में ले रहा हूं K2Cr2O7, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम, तो आगे क्या होगा ध्यान रखना,
इस चीज को ध्यान दें कि ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ठीक है, और यहां पर आपके पास में 2 कार्बन का एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन करेंगे। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH3 COOH प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे। तो इससे एक चीज तो डेफिनेट है कि चाहे आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल हो, चाहे आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल हो, फाइनल प्रोडक्ट आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है, ठीक है। अब अगर 3 डिग्री अल्कोहल है हमारे पास, सपोज वी हैव 3 डिग्री अल्कोहल लाइक दिस, ये हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है। अब मैं इसका ऑक्सीडेशन करा रहा हूं, ठीक है, ऑक्सीडेशन कराना चाहूं। अब यहाँ एक चीज देखिए, एक्चुअली इनमें होता क्या है, जब ऑक्सीडेशन होता है तो आप देखिए ये ऑक्सीजन जो है ना, ये यहाँ पर एक तो OH मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होता है, मतलब एक तो OH वाला H है और एक कार्बन वाला H है, अल्फा कार्बन वाला H है। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, इसलिए इजिली इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर अल्फा के पास में देखो आप हाइड्रोजन है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसका सिंपली ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन इसी कंडीशन में अगर हम इसको रखते हैं तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एल्कीन की फॉर्मेशन कर लेगा, इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में इसको करा रहे हैं, जैसे मान लो आपने ले लिया HNO3, ठीक है, कंसंट्रेटेड जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, इसका क्या कर देगा, डिहाइड्रेशन कर देगा। और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। और वाटर कैसे रिमूव होगा, देखो इसमें, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ CH3 को, तो वाटर इसमें इस तरह से रिमूव हो जाएगा कि OH यहां से रिलीज हो जाएगा और H किसी भी तीनों में से एक कार्बन में से H रिलीज हो जाएगा। तो अब आपके पास जो बचता है दैट इज CH3 डबल बॉन्ड CH2 और H2O यहां रिलीज हो गया है, ठीक है। तो ये आपके पास एक एल्कीन बन गया है, दैट इज कॉल्ड मेथ इज प्रॉप 2 मिथाइल एंड प्रोपीन, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपीन। अब अगर आप इसको आगे सेम कंडीशन में रखते हैं, मतलब इसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस के अंदर इसको रखते हैं, तो ये कंपाउंड जो है इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो सेम कंडीशन में कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये इस तरह से बॉन्ड को ब्रेक करेगा। दिस बॉन्ड विल ब्रेक लाइक दिस, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक होने से CH3CO CH3, एक तो ये बनेगा आपके पास कि CH3 CO CH3 यानी एसीटोन बन जाएगा, और दूसरा आपके पास क्या बनेगा, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है, ये कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में और हाइड्रोजन जो है वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। अब कीटोन के आगे की कहानी हमें पता है कि कीटोन किस में कन्वर्ट होता है, अगर फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड CO2 और H2 बनाता है। तो इसका अगर फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, फर्दर सेम कंडीशन में HNO3 की प्रेजेंस में अगर मैं इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराता हूं तो यहां पर ये बना लेगा आपके पास CH3COOH प्लस CO2 प्लस H2, ठीक है। तो डेफिनेटली ये है कि अल्टीमेटली जो आपके पास बनेगा, लास्ट में जो आपके पास बनेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनना है, अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में ले रहे हैं तो, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिए। तो इससे एक फायदा ये भी है कि आगे जो आप चैप्टर पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, इसके बाद है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उनमें ये रिएक्शन, तीनों रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन के मेथड से, ठीक है ना, कि कार्बोक्सिलिक एसिड अपन कैसे बना सकते हैं, इन 3 तरीके से अपन कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, ठीक है। और अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी भी हो गई है ये यहाँ पर, ओके। चलिए आगे चलते हैं, इसको रफ कर रहा हूं मैं। तो ये हमने ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया है। अब यहीं पर मैं स्ट्रॉन्ग की जगह अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेता हूं, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इसको रिएक्शन को बीच में रोक देगा। बीच में रोक देगा मतलब एल्डिहाइड तक ही या कीटोन तक ही पहुंचाएगा, आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं हम। और ये रिएक्शन बेटा कन्वर्जन में बहुत काम आती है, तो इस रिएक्शन को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझना आप, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली बुक में से पढ़ना और बोर्ड पर से समझना 2 अलग अलग चीजें हैं।
क्योंकि बुक में इस तरह से नहीं समझाया जाता, क्योंकि बुक में जो होता है एक लिमिटेड ही मैटर लिखा हुआ रहता है, बहुत सारी बातें हम समझाते समय एक्सप्लेन कर देते हैं जो बुक में अवेलेबल नहीं होती है। चलिए अब इसके बाद देखो कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जो मैंने कहा वहां से क्वेश्चन भी बनता है, जिसकी अभी मैं बात करने जा रहा हूं आपसे। तो मैंने कहा कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप काम में ले रहे हैं तो रिएक्शन जो है वो इन बिटवीन ही रुक जाएगी, बीच में रुक जाएगी, और आपके पास में कीटोन या अल्कोहल सॉरी कीटोन या एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। तो हमारी बुक में एक जो दो रिएक्शन दी हुई है, एक बार वो दो रिएक्शंस ले रहा हूं मैं। एक तो ये है, जैसे आपके पास सपोज CH3CH2OH, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, एथेनॉल है, ठीक है। अब इस एथेनॉल में अगर मैं केवल काम में लेता हूं ओनली एंड ओनली CrO3 विच इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये डेफिनेटली ऑक्सीजन रिलीज करता है, और ये ऑक्सीजन और यहां से दो हाइड्रोजन मिलकर के H2O रिलीज कर देते हैं और इसे कन्वर्ट कर देते हैं CH3CHO एसिटैल्डिहाइड में, ठीक है। अब ये रिएक्शन यहीं रुक जाएगी। अगर आपको केवल एसिटैल्डिहाइड बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है 1 डिग्री से, तो आप K2Cr2O7 काम में नहीं लेंगे, KMnO4 काम में नहीं लेंगे, HNO3 काम में नहीं लेंगे, क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचाएगा। आपको ये काम में लेना है क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, जो रिएक्शन को क्या है बीच में ही रोक देगा। ओके, आगे देखते हैं। इसके बाद दूसरा अपन ने बताया पीसीसी का यूज एक बहुत बढ़िया दिया हुआ है हमारी बुक में, कि पीसीसी के साथ किस तरह से यूज करते हैं इसको। देखिए जैसे कि हमारे पास रिएजेंट है CH3CH2, एक सेकेंड लेट मी सी, द कंपाउंड इज CH, ओके, CH डबल बॉन्ड CH2OH, ठीक है, ये कंपाउंड है, और इसका हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं पिरिडीनियम मतलब पीसीसी से, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट से। पिरिडीनियम में जैसे फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूं तो C5H5NHCl एंड CrO3। एक बार बेटा वो चेक कर लेना, शायद मैंने पिछली वाली जो उसमें पीसीसी लिखा था उसमें शायद मैंने N नहीं लिखा, मुझे याद आ रहा है, भूल गया हूँ, ठीक है ना। तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का फॉर्मूला ये ध्यान रखना, C5H5NHCl CrO3, दिस इज कॉल्ड पीसीसी, इसे पीसीसी भी कहा जाता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से क्या करेगा कि ये जो डबल बॉन्ड है ना बेटा, इसको अफेक्ट नहीं करेगा। दिस डबल बॉन्ड विल नॉट बी अफेक्टेड बाय ऑक्सीजन, only and only this alcohol part will be oxidized into aldehyde। सबसे खास बात यह है कि इसमें जो अल्कोहलिक पार्ट है उसका ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर, और आपके पास जो कंपाउंड बनेगा दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड CHO। तो ये आपके पास में एल्डिहाइड बन जाएगा, इट इज कॉल्ड ब्यूटेन 2-ene-1L, ठीक है, ये कंपाउंड आपके पास इसमें बन जाएगा। तो ये दोनों ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो एल्डिहाइड पर ही रिएक्शन को रोक देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए। चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, इसको रफ कर दे। चलिए अब देखिए इसके बाद में एक रिएक्शन आती है जिसमें हम बोलते हैं डीहाइड्रोजिनेशन। लेट्स सी, डीहाइड्रोजिनेशन, समझ लो। देखो डीहाइड्रेशन अलग चीज है, डीहाइड्रोजिनेशन अलग चीज है, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। डीहाइड्रेशन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ वाटर एंड डीहाइड्रोजिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। So here we are talking about removal of hydrogen. तो अल्कोहल में से भी हम हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं if we heat alcohol with copper at 575 Kelvin, ठीक है। Suppose we have 3 type of alcohol, 3 तरह के अल्कोहल है हमारे पास। One is CH3CH2OH, this is 1 degree alcohol. Second is CH3CH2OH, 2 degree alcohol, and this is 2 degree alcohol, and third one is 3 degree alcohol,
और इन तीनों में ही हम लोग क्या करेंगे, डीहाइड्रोजिनेशन करेंगे। ठीक है, इनमें हम लोग क्या करेंगे, डीहाइड्रोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे। लेट्स सी, देखते। तो एज आई सेड, कंडीशन क्या रखनी है आपको, कंडीशन विल बी दैट Pu at 575 केल्विन टेम्परेचर। 575 केल्विन टेम्परेचर कॉपर की प्रेजेंस में जब आप रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, डीहाइड्रेशन। अब डीहाइड्रेशन कैसे होगा समझना आप ध्यान से, कि एक हाइड्रोजन तो OH में से रिलीज होगा और एक हाइड्रोजन जो है आपके पास अल्फा कार्बन से रिलीज होगा। ठीक है, तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो क्या होता है कि अगर मैं हाइड्रोजन को रिलीज करता हूं तो यू विल गेट CH3, तो आपको यहां मिलेगा CH3 CHO and H2। इसका मतलब दिस इज आल्सो अ मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनाने का ये भी एक मेथड है कि आप उसका डिहाइड्रेशन करा दें, इतने टेम्परेचर पर हीट करें तो दो हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे, एक यहां से और एक यहां से, तो आपके पास एल्डिहाइड बन जाएगा। दिस इज एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, अनदर वन इज, इसे देखें आप, इसमें भी सेम हुई है, दिस इज अल्फा और ये OH के साथ है, तो एक हाइड्रोजन यहां से और एक यहां से रिलीज होगा। तो नाउ यू विल गेट CH3 CO CH3 and hydrogen will release, this is acetone, this is acetone, ये आपके पास acetone बन गया। But here there is a problem, यहाँ एक प्रॉब्लम है, and problem is that we have hydrogen here but we don't have hydrogen at alpha। alpha पर तो हमारे पास हाइड्रोजन है ही नहीं। So in that case, in this condition there will be dehydrogenation, sorry dehydration। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी कंडीशन में, डिहाइड्रेशन में OH तो यहां से रिलीज होगा और यहां किसी भी एक कार्बन से आप H और ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर H2O रिलीज हो जाएगा और आपके पास जो प्रोडक्ट बचेगा दैट विल बी CH3 डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपीन और इस रिएक्शन का नाम है डीहाइड्रोजिनेशन। और एक्चुअली देखा जाए तो डीहाइड्रोजिनेशन केवल 2 का ही हो रहा है। ठीक है, ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल आर अंडरगोइंग डीहाइड्रोजिनेशन एंड 3 डिग्री अल्कोहल इन सेम कंडीशन अंडरगोज डीहाइड्रेशन। यस, कुछ बोलना चाह रहे बेटा? ओके, जस्ट अ मिनट। नाउ इज इट विजिबल? ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको रफ कर रहा हूं बेटा मैं। तो ये हमने बात कर ली है डिहाइड्रेशन के बारे में। नाउ इट्स ऑल अबाउट डिहाइड्रेशन। तो ये हमारे पास में अल्कोहल की जो रिएक्शंस हैं वो हमने देख ली है। अब हम बात करेंगे फिनॉल के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट फिनॉल। ठीक है, फिनॉल में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, सो हाउ कैन वी प्रिपेयर फिनॉल? हम फिनॉल को कैसे बनाएंगे? दे आर 4 और 5 प्रिपरेशन मेथड इन आवर सिलेबस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एंड दे आर वेरी इजी, काफी इजी है। द फर्स्ट वन, लेट्स सी फर्स्ट मेथड एंड दिस मेथड इज दैट इट इज कॉल्ड डाउस प्रोसेस। इसका नाम अलग से है, डाउस प्रोसेस बोलते हैं इस मेथड को अपन। और डाउस प्रोसेस में आप क्या करते हैं कि रिएक्शन ऑफ NaOH विद क्लोरोबेंजीन। आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जो है वो NaOH के साथ में कराते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोबेंजीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो कि नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो पाती है। बट व्हेन यू यूज ड्राफ्टिक कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड कैटलिस्ट, तो उस कंडीशन में यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। चलिए देखते हैं कैसे होती है।
सपोज वी हैव क्लोरोबेंजीन, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, और आप इसकी रिएक्शन NaOH से करा रहे हैं, ओके, बट एट नॉर्मल कंडीशन, अगर मैं यहाँ पर कोई टेम्परेचर या प्रेशर नहीं लेता हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर लेता हूँ, देयर विल बी नो रिएक्शन, या कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज दिस इज न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, और न्यूक्लियोफाइल जब इस पर अटैक करेगा जहाँ हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो वहां से इसका रिमूवल नहीं हो पाएगा, और इसके रीजन हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बिकॉज देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हियर, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इसलिए अटैक नहीं करता है। तो हमें क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर, ये आपको कंडीशन लेनी पड़ेगी। तो ये जो कंडीशन है इट इज ड्रास्टिक कंडीशन, बहुत मतलब हाई कंडीशन ली है आपने, और इस कंडीशन में ये रिएक्शन होगी, आप OH इस पर रिएक्शन अटैक करके और Cl को रिलीज करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक बाई प्रोडक्ट बनता है बीच में, पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, उसके बाद ये अटैक होता है। वैसे इस रिएक्शन को डायरेक्ट भी लिख देते हैं मोस्टली बुक्स के अंदर, अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप दो स्टेप में, एक बार दोनों स्टेप बता देता हूँ। एक तो ये हो गया आपके पास में OH यहाँ पर अटैक कर दिया इसने, और आपके पास NaCl रिलीज हो गया है, ठीक है। एक तो इस तरह से लिख देते हैं, बट दिस रिएक्शन कैन बी रिटन लाइक दिस, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक स्टेप इसको यहाँ से भी बढ़ा देते हैं अपन, कि पहले एक स्टेप में इसमें सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं आप, ठीक है, और H2O रिलीज हो जाता है, इस तरह से H2O रिलीज हो जाएगा इसमें। और दूसरे स्टेप में जो आप थोड़ा सा इसमें एसिडिक मीडियम और लेते हैं, तो वो जो एसिडिक मीडियम है उसका मतलब है कि आप HCl काम में ले रहे हैं, तो ये Na और Cl, NaCl रिलीज हो जाएगा, और आपके पास में फिनॉल की प्रिपरेशन हो जाएगी, तो यहाँ फिनॉल बच जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा। तो दिस रिएक्शन कैन रिटर्न लाइक दिस आल्सो, ठीक है, फिनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, और इस डायरेक्शन में भी आप जा सकते हैं, बट दोनों कंडीशन में ही हमारे पास में फिनॉल की प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है। तो एक मेथड तो ये है अपने पास, इस प्रोसेस को आप बोलते हैं डाउस प्रोसेस, रिमेंबर दिस नेम, दिस इज डाउस प्रोसेस। ओके, लेट्स सी द सेकंड मेथड, और किस तरह से बना सकते हैं आप। You can prepare phenol by another method, that is बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट आता है, उसकी हेल्प से भी आप इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो लेट्स सी, बाय नंबर 2, बाय बेंजीन एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। देखिए क्या होगा इसमें, लेट मी ड्रॉ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम N2 एंड क्लोराइड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। दिस इज हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होता है ये एक सॉल्ट है, क्योंकि यू विल गेट नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन, बोथ आयन इन इट, इसमें आपको दोनों तरह के आयन देखने को मिल रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ सॉल्ट, ये सॉल्ट है। अब आप क्या करते हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस इसको मॉइस्चर की प्रेजेंस में रखना है, और वार्म कंडीशन चाहिए। वार्म कंडीशन का मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप इसको 5 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर भी अगर रखते हैं आप, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा भी रखते हैं, तो उस कंडीशन में ये वाटर के साथ में रिएक्शन कर लेता है। ये ऐसा कंपाउंड है कि अगर आप इसको एयर में खुला छोड़ देंगे, तो एयर में जो मॉइस्चर होता है, अब टेम्परेचर 5 डिग्री से ज्यादा होता है जनरली, तो उस अबव 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से की कंडीशन में ये वाटर के साथ में रिएक्शन कर लेगा, मॉइस्चर से रिएक्शन करके फिनॉल बना लेगा। बट फिनॉल कैसे बनेगा, देखिए कि यहां पर आपके पास ये H, दिस H विल रिएक्ट विद Cl, तो एक तो HCl रिलीज हो जाएगा आपके पास, ठीक है, और एक ये N2 जो है इट विल आल्सो रिलीज, N2 भी रिलीज हो जाएगा, और आपके पास ये जो OH है वो इसके ऊपर कंबाइन हो जाएगा, देन इट विल फॉर्म फिनॉल। तो यहाँ फिनॉल की प्रिपरेशन हो जाएगी, तो ये डायरेक्टली फिनॉल बना देता है। दिस इज सिंपलेस्ट मेथड, तो बहुत इजी मेथड है ये फिनॉल बनाने का, आसानी से इस मेथड से आप फिनॉल की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है अपने पास, दैट इज फ्रॉम एरिल सल्फोनिक एसिड। लेट्स सी मेथड नंबर 3, फ्रॉम
एरिल सल्फोनिक एसिड, इसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी कहते हैं, एरिल सल्फोनिक एसिड भी कहते हैं। जैसे ये आपके पास में है, दिस इज HO3H, दिस इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड या एरिल सल्फोनिक एसिड। इसकी रिएक्शन जो है वो आप कराते हैं NaOH से, व्हेन इट रिएक्ट विद NaOH, ठीक है। जब आप इसकी NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो ये वाटर रिलीज करेगा लाइक दिस, इट विल रिलीज वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करने के बाद एक सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा, दैट इज लाइक दिस SO3Na, ठीक है। और ये जो आपके पास कंपाउंड बना है दैट इज कॉल्ड सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इट इज कॉल्ड सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इसे बेंजीन सल्फोनेट बोलेंगे, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। एंड इसके बाद एक स्टेप और उस स्टेप में आपको क्या करना है, आपको मॉलिक्यूल लेने हैं NaOH के दो, NaOH एंड NaOH, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH विल रिएक्ट विद इट, इससे दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे। एंड हाउ दे विल रिएक्ट, कि एक तो आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा, देखिए Na2SO3, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड की फॉर्मेशन होगी। दूसरा आपके पास में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा यहाँ पर लाइक दिस, देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दिया आपने, और अब आपके पास जो बच रहा है वो क्या है, NaO इज द रिमेनिंग थिंग। तो वो यहां अगर कंबाइन होता है तो ये बनाएगा आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड Na, इसे क्या बोलेंगे, देखिए सोडियम फेरिल प्लस ऑक्साइड, तो मिला के क्या बोलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। और फिर सोडियम फिनॉक्साइड को आप केवल एसिड से रिएक्शन करा दें एक स्टेप में, अगर इसका एसिडिफिकेशन करा देते हैं H+Cl-, तो यहां पर एसिड से रिएक्शन करके ये Na और Cl, NaCl रिलीज कर देगा, तो NaCl तो रिमूव हो जाएगा यहां पर, और लास्ट जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा दैट इज फिनॉल, अल्टीमेटली फिनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये भी एक मेथड है आपके पास में फिनॉल बनाने का, फ्रॉम एरिल सल्फोनिक एसिड। तो बाय दिस मेथड वी कैन आल्सो प्रिपेयर फिनॉल, हम फिनॉल की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको रफ कर दें, लेट्स सी नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम क्यूमीन। ओके, so first of all we will have to prepare the cumene and then we will convert cumene into phenol. Okay, so let's see how cumene is formed. Suppose we have this benzene, and when we react benzene with propene, okay, when we react benzene with propene, so there will be a breakage of bond, this bond will break, this bond will break down, ये bond जो है ये टूट जाएगा, and after breaking down this bond, this propene group will attach on the benzene ring, ये benzene ring पर attach होगा। और benzene ring में भी आप देखें यहाँ पर क्या होगा एक्चुअली, कि we know that there is CH bond, यहाँ पर एक CH bond है, so this bond will break like this, यहाँ से ये bond break होगा, और this hydrogen will connect to this CH2, ये यहाँ से connect हो जाएगा। तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा इट विल बी लाइक दिस, CH and CH3 and CH3, so this is called cumene, ये कंपाउंड हमारे पास क्यूमीन है। एंड यूजिंग दिस क्यूमीन वी कैन फॉर्म फिनॉल, इस क्यूमीन को यूज में लेकर के हम फिनॉल बना सकते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखें, ये जो रिएक्शन मैंने कराई है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ क्यूमीन, when it is exposed in air, it react with oxygen, अगर इसको एयर में एक्सपोज किया जाता है इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। नाउ यू कैन सी हियर वी हैव CH बॉन्ड, तो यहां ऑक्सीजन अटैक करेगा, ऑक्सीजन विल अटैक एट दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, और यहां पर इसे पेरोक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, इसे कहते हैं आप क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, इट इज कॉल्ड, जो कंपाउंड बनाएगा
the compound will be like this. This compound will be CH3, CH3, oxygen, oxygen and H, and this is called cumene hydroperoxide. Okay, and this cumene hydroperoxide, when it is kept in presence of dilute H2SO4, तो in dilute H2SO4 there is a breakage of bond, तो bond का breakage होगा, and if there is a breakage of bond it will change into phenol. तो देखिए phenol में इस तरह से convert होगा, and this bond will break like this, इस तरह से इस bond को break करें. So you can see here कि आपके पास क्या बन रहा है, देखिए CH3COCH3, it is a ketone and this OH group will attach on this benzene. तो ये किस में convert हो जाएगा आप देख सकते हैं, it will change into like this, phenol plus, और ये जो आपके पास कंपाउंड है that is CH3COCH3, this is acetone, and this is phenol. This is phenol. This is also a preparation method of phenol. Let me repeat it once again. एक बार repeat कर रहा हूँ वापस से. In this method, what we did, हमने क्या किया? First, we have taken the benzene and we react benzene with propene. Propene से इसकी reaction कराते हैं. And when propene attack on benzene, जब propene benzene पर attack करता है, it connect like this. इस तरह से इसके साथ connect हो गया है. It is called cumene. और क्यूमीन का जब ऑक्सीडेशन होगा, व्हेन क्यूमीन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच होकर के पेरोक्साइड बना लेते हैं. ठीक है ना, दो ऑक्सीजन अगर यहाँ कंबाइन हो जाएंगे लाइक दिस, इट विल बी कॉल्ड हाइड्रोपेरोक्साइड. ठीक है, तो ये हाइड्रोपेरोक्साइड जो है ये स्टेबल नहीं है, एसिडिक मीडियम में ये डिकम्पोज हो जाता है, एंड आफ्टर डिकम्पोजिशन इट विल चेंज इनटू एसीटोन एंड फिनॉल. तो ये एसीटोन और फिनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. दिस इज आल्सो प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल. ये फिनॉल का एक प्रिपरेशन मेथड है. चलिए और आगे चलते हैं, इसको रफ कर रहा हूं मैं. दिस इज बाय क्यूमीन. तो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे जो सिलेबस में जो दी हुई है रिएक्शंस, तो वो यही रिएक्शन है इसके प्रिपरेशन मेथड की. ओके, तो थोड़ा और आगे बढ़े, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. लेट्स सी फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल. फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट, तो अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो आप देखिए एक्चुअली फिनॉल इज अवेलेबल इन लैब, इन आवर लैब आल्सो. तो ये लैब में अवेलेबल रहता है, और आप देखेंगे वेन एवर यू see it in the winter season, it will be solid, it will be in solid form, and in summer it will be in liquid form. So it means that about 20 to 25 degrees Celsius, about 20 to 25 degrees Celsius it is in liquid state, but generally it is found in solid. तो यहाँ पर ये solid liquid लगभग दोनों ही स्टेट के अंदर मिल सकता है टेम्परेचर चेंज होने से. तो जनरली जो है, जनरली इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में देखने को मिलता है, बट थोड़ा सा भी अगर हीट करेंगे इसको तो ये मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, अगर हम कलर की बात करें, कलर, तो इट इज कलरलेस. कलरलेस क्रिस्टल्स होते हैं इसमें, क्रिस्टल्स हैं, बट एक चीज ध्यान रखिए, व्हेन इट इज एक्सपोज्ड इन एयर, अगर आप इसको एयर में या सनलाइट के अंदर रखते हैं थोड़े टाइम तक, तो जैसा मैंने कहा ये कलरलेस है, तो ध्यान रखना इन एयर एंड सनलाइट, सनलाइट इट टर्न्स पिंक. ठीक है ना, पिंक कलर में टर्न हो जाता है, थोड़ा सा पिंकिश कलर इसका हो जाता है. तो ये चीज ध्यान रखें. ओके, नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी. नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी. अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो वी नो दैट फिनॉल हैज OH बॉन्ड. फिनॉल में OH बॉन्ड होता है, दैट मीन्स इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर. सो इट इज सॉल्युबल इन वाटर बट स्पेरिंगली सॉल्युबल. पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होता, बहुत कम सॉल्युबल होता है, और वो भी केवल OH बॉन्ड की वजह से. ठीक है, देखें तो यहां पर लिखे स्पेरिंगली, स्पेरिंगली सॉल्युबल, सॉल्युबल इन वाटर. वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल है,
और सॉलिबिलिटी का रीजन क्या है? एक्चुअली इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। जो थोड़ी बहुत इसकी सॉलिबिलिटी है वाटर के अंदर, दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड हाउ इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड? लाइक दिस, OH and OH and again OH, दिस इज फिनॉल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तो हमारे पास वाटर है और एक फिनॉल है, तो देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम। तो वाटर और फिनॉल के बीच में यहाँ पर आपको H बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, H बॉन्ड ज्यादा डोमिनेटेड नहीं है यहाँ पर, बिकॉज वी हैव अ लार्ज फिनोलिक पार्ट। ये जो अपने पास पार्ट है ना, सॉरी फिनाइल पार्ट जो है, लार्ज फिनाइल पार्ट जो है डिक्रीजेस, ध्यान रखना, डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसलिए सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बन जाता है बहुत बढ़िया, जो मोस्टली बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपको अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो आप देखिए अल्कोहल एंड फिनॉल। So remember this thing, alcohol is more soluble than phenol, या फिर phenol is less soluble than alcohol, because we know that phenol has a large phenyl part, and this phenyl part, create hindrance in hydrogen bond formation with water. वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में थोड़ा हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, इसलिए ये फिनाइल पार्ट सॉल्युबिलिटी को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है, फिनॉल की सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल, ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान रखें, इसमें तो कम सॉल्युबल है, बट फिनॉल इज मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर हमारे पास में जैसे अल्कोहल्स आते हैं, अल्कोहल्स, ठीक है, आपके पास में बेंजीन आ गया C6H6, ठीक है। इनको अपन क्या बोलते हैं? इन्हें हम कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो फिनॉल इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट लेस सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर के अंदर स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, ठीक है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होता है। तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में। इफ वी कंपेयर इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, तो वो भी हम देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। चलिए देखते हैं, MP एंड BP ऑफ फिनॉल, MP एंड BP ऑफ फिनॉल। तो यहां हम कंपेयर किससे करें इसको? क्योंकि हमारे पास फिनॉल तो एक ही स्पीसीज है भाई। अल्कोहल में तो हमारे पास बहुत सारे अल्कोहल होते हैं, मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, तो आप कंपेयर कर लेते हैं, बट वी हैव ओनली वन स्पीसीज ऑफ फिनॉल। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फिनॉल को फिनॉल के इक्विवेलेंट जो मास वाले दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनसे कंपेयर करके हम देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास में एक तो क्या होता है, बेंजीन होता है, बेंजीन, एक आपके पास टोलुइन होता है, टोलुइन, ठीक है, एक हो गया हेलोबेंजीन, हो गया हेलोबेंजीन। तो इन तीन से मैं इनको कंपेयर करूं, ये जो तीन है आपके पास, बेंजीन, टोलुइन और हेलोबेंजीन, इन तीनों के कंपैरिजन में आप देखिए जो हमारे पास फिनॉल होता है, फिनॉल, इसका MP और BP, MP एंड BP जो है इट इज ग्रेटर, इसका MP और BP इन तीनों से ज्यादा है, बेंजीन से भी ज्यादा है, टोलुइन से भी ज्यादा है और हेलोबेंजीन से भी ज्यादा है। एंड द रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, बिकॉज बेंजीन, टोलुइन एंड हेलोबेंजीन दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, वाइल फिनॉल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है फिनॉल, लाइक दिस। देखिए ये आपके पास फिनॉल है, वन मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल, दिस इज अनदर मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल, ओके। सो हियर यू कैन सी दे आर फॉर्मिंग H बॉन्ड, तो यहाँ H बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटरमॉलिक्यूलर, ध्यान रखना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, its melting point and boiling point is greater than that of benzene, toluene
एंड हेलोबेंजीन। ठीक है, तो ये चीज भी कभी कभी पूछ ली जाती है कि ऐसा क्यों है, तो आप आसानी से बता सकते हैं इनके जो मॉलिक्यूलर मास है वो लगभग इक्विवेलेंट से है, कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बट सॉल्यूट इनके इसमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो दीज वर द प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। अब देखिए इसकी बहुत सारी रिएक्शन आपको ना अल्कोहल के सिमिलर मिलेंगी, क्योंकि इसमें भी OH ग्रुप है, सो दैट्स व्हाई इट्स मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर सिमिलर टू अल्कोहल। सो लेट्स डिस्कस इट। देखते केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। अब हम बात कर रहे हैं फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो while we are discussing the chemical properties of phenol, the first property which comes is acidic nature of phenol. ठीक है, acidic nature of phenol, acidic nature of phenol, and we have already discussed that phenol is more acidic than alcohol. ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि फिनॉल जो है वो अल्कोहल के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक होता है। So I am not going to discuss that one, but हम लोग जो यहाँ डिस्कस करेंगे कि why phenol is acidic. We know that it is more acidic than phenol, but why it is acidic? वो acidic क्यों होता है? So there are some reasons which support its acidic nature. So let's see. So इसका acidic nature का जो रीजन है, देखिए पहला रीजन, फर्स्ट रीजन जो है वो हम इसके रेजोनेंस से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, ड्यू टू रेजोनेंस से क्या होता है जरा समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी रेजोनेंस इन बेंजीन। दिस इज द बेंजीन, दिस इज फिनॉल, एंड इन दिस फिनॉल यू कैन सी हियर दिस इज बेंजीन रिंग, एंड वी नो दैट देयर आर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन इन बेंजीन। अब इसमें जब रेजोनेंस होगा तो वी नो दैट बेंजीन इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ऑब्वियसली जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से यहां डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे बेंजीन की तरफ जब मूव करेंगे, एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस कार्बन। इस कार्बन पर ये शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज इट कैन नॉट कीप 5 बॉन्ड, तो 5 बॉन्ड तो रख नहीं सकता वो, तो इसलिए एक बॉन्ड यहां ब्रेक होगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा, इन नेक्स्ट स्ट्रक्चर यू कैन सी what will happen. Now oxygen has only 1 electron pair, इसके पास अब एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, एंड ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर डीलोकलाइज हो जाएगा विद नेगेटिव चार्ज। ओके, एंड देयर विल बी ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हियर। यहाँ एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, अभी तो पार्शियल क्या रियल बॉन्ड ही शो करना पड़ेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, बिकॉज दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म अ बॉन्ड हियर, यहाँ एक बॉन्ड बनाएंगे। एंड वन मोर थिंग, देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन, बिकॉज दिस ऑक्सीजन हैज लूज इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए ना 2, so that's why there will be positive charge here। और डबल बॉन्ड आपके पास यहाँ, डबल बॉन्ड आपके पास यहाँ 2 जगह रहेगा, there will be double bond on 2 places only। okay, 2 places only, just okay, let's continue। so तो ये हमने यहाँ पर देखा। अब आगे क्या होगा, देखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे की तरफ मूव करेंगे, तो दीज इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट हियर, ये यहाँ पर शिफ्ट होंगे, तो दे विल फॉर्म डबल बॉन्ड हियर। अगर यहाँ डबल बॉन्ड बनता है तो दिस बॉन्ड विल ब्रेक, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो कंसंट्रेट हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इट विल बी लाइक दिस, इस तरह से होगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि आपके पास you have double bond here, oxygen have 1 lone pair electron। ठीक है, यहाँ पर एक lone pair electron है आपके पास, and there is a positive charge, और एक positive charge है यहाँ हमारे पास, और उसके अलावा एक एक आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, आप देखो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ शिफ्ट हो गई है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई है, सो दैट्स व्हाई देयर विल बी नेगेटिव चार्ज हियर, यहाँ नेगेटिव चार्ज भी आप प्लेस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर बॉन्डिंग करते हैं,
ठीक है। तो क्या होगा, जो आगे वाला बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक होकर के और इस कार्बन पर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देगा। So in that case what will happen again we can see, यहाँ देख सकते हैं हम, so there will be a double bond, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ही हमारे पास में, and there is a double bond here, एक डबल बॉन्ड यहाँ है आपके पास, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप देखो इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हो गई है, तो आप यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ अगर बॉन्डिंग करते हैं तो दिस बॉन्ड विल ब्रेक और अपने इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा। तो अब यहाँ पर अगेन यू विल हैव द सिंगल बॉन्ड, आपके पास सिंगल बॉन्ड बच जाएगा, इस तरह से ये सिंगल बॉन्ड बच गया है हाइड्रोजन, एंड नाउ इट हैज 2 लोन पेयर, अब इसके पास 2 लोन पेयर आ गए, ठीक है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो गया है, एंड वी हैव 3 डबल बॉन्ड एट डिफरेंट कार्बन, और यहाँ पर हमारे पास 3 डबल बॉन्ड आ गए, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर आप देखते हैं तो वी हैव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इन सभी स्ट्रक्चर का अगर मैं एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूं, सपोज इफ आई ड्रॉ अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दीज स्ट्रक्चर, सो इट विल बी लाइक दिस, इस तरह से इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना देते हैं हम, जिसमें सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें दिखाई दे रहे हो। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में आप देखिए कि जो डबल बॉन्ड है वो पूरी रिंग के अंदर मूव कर गया है, तो डबल बॉन्ड को मैं इस तरह से शो कर देता हूं, ठीक है, पूरी रिंग के अंदर, सॉरी, जो नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड पूरी रिंग के अंदर मूव कर गया है, नो प्रॉब्लम। और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आप देखो कहाँ आई है, ऑर्थो पर, पैरा पर एंड ऑर्थो पर। सो हियर यू हैव नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आ गई आपके पास, और आप देखो पॉजिटिव चार्ज क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर, सो हियर वी कैन ड्रॉ द पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर ऑन ऑक्सीजन। तो अब जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स ऑक्सीजन कैन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ दिस बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा, बिकॉज इट हैज पॉजिटिव चार्ज। तो इस कंडीशन में क्या होगा, H+ को रिलीज होना इजी हो जाएगा, H+ इजिली रिलीज हो जाएगा, इसलिए फिनॉल की एसिडिक नेचर जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। जैसा कि हमें पता है अल्कोहल में इस तरह का कोई रेजोनेंस नहीं होता है, देयर इज नो रेजोनेंस इन अल्कोहल, बट इन फिनॉल यहां आप लिख सकते हैं ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा वो, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है क्या करेगा, सो इट विल अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ OH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो रिलीज ऑफ H+ आयन विल बी इजियर, ठीक है, वो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो दैट्स वाई जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर इट विल इंक्रीज, एसिडिक नेचर उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये फैक्टर जो रेजोनेंस है ये उसके एसिडिक नेचर को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। एक फैक्टर तो ये हो गया, दूसरा फैक्टर समझिए ध्यान से, अब अगर मान लीजिए इसने फिनॉल ने H+ आयन को रिलीज कर दिया, ठीक है, रिलीज करने के बाद इसका क्या बनेगा देखते हैं, लेट्स सी। सपोज वी हैव दिस फिनॉल एंड आफ्टर रिलीजिंग H+ आयन it will change into this ion, इस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एंड H+ will also release, यहाँ H+ रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये जो आयन बना है, दिस आयन इज कॉल्ड फिनोक्साइड आयन, इसको आप फिनोक्साइड आयन कह रहे हैं, समझना। फिनोक्साइड आयन जो है फिनाइल प्लस ऑक्साइड, फिनोक्साइड, ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट फिनोक्साइड आयन। अब ये जो फिनोक्साइड आयन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना बेटा, दिस फिनोक्साइड आयन अंडरगोज रेजोनेंस, ठीक है, इट अंडरगोज रेजोनेंस, ये रेजोनेंस करता है, और रेजोनेंस की वजह से ये अपने आप को स्टेबल कर लेता है। तो ध्यान रखें, ड्यू टू रेजोनेंस
मेक इटसेल्फ स्टेबल, ठीक है, अपने आप को ये स्टेबल बना लेगा। और अगर ये इसने अपने आप को स्टेबल बना लिया है, इसने खुद को स्टेबल कर लिया है, तो इसका मतलब इसको H प्लस दोबारा गेन करने की जरूरत नहीं है। इफ देयर इज नो टेंडेंसी टू गेन H प्लस अगेन, वापस लेने की टेंडेंसी नहीं है, बल्कि इसको रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई H प्लस को रिलीज करके रखेगा, इसका मतलब वो एसिडिक ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि रेजोनेंस की वजह से ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये अपने आप को स्टेबल कर लेता है। तो देयर आर टू रीजंस जिससे हम बता सकते हैं कि इसका एसिडिक नेचर ज्यादा है। फर्स्ट, रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, H प्लस को रिलीज होना इजी कर देता है। दूसरा, जब H प्लस रिलीज हो जाता है तो फिनॉल चेंजेस इनटू फिनॉक्साइड आयन, एंड फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबल, ये स्टेबल है। अगर ये स्टेबल नहीं होता तो H प्लस को वापस ले लेता और फिर एसिडिक नहीं होता, बट इट इज स्टेबल, so it does not have tendency to gain H plus ion again, उसको वापस लेने की टेंडेंसी नहीं है, because it can undergo resonance, क्योंकि ये खुद रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है। तो जिस तरह से हमने फिनॉल में रेजोनेंस देखा है, सिमिलरली देयर इज अ रेजोनेंस इन फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन में भी रेजोनेंस होता है। बस फर्क इतना है, फिनॉल में यहाँ पर 2 लोन पेयर से स्टार्ट होता है रेजोनेंस, बेटा 2 लोन पेयर दिख रहे हैं आपको, बट इन फिनॉक्साइड यू हैव 3 लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन एंड 3 लोन पेयर। सेम उसी तरह से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा पूरी बेंजीन रिंग के अंदर और लास्ट में आकर के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, न्यूट्रल कर देगा उसको, ठीक है ना। तो ये इसका रेजोनेंस की आप प्रैक्टिस जरूर करें। मैं कह रहा हूं कि कई बार इसका रेजोनेंस भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बट द मेथड ऑफ शोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सो एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, so there are some factors which increase the acidic nature of phenol and some factors decrease the acidic nature of phenol. So let us discuss those factors. अब उन factors को हम डिस्कस कर लेते हैं जो इनके एसिडिक नेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। चलिए ओके, लेट्स सी factors affecting acidic nature of phenol, ठीक है। बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं आपको, देखो बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं। आप सिंपल सा ध्यान रखें कि सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप जो हम फिनॉल के ऊपर अटैच करते हैं, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप, क्योंकि वही ग्रुप एसिडिक नेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। तो मैं सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप इनको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। आई एम डिवाइडिंग इट इनटू 2 पार्ट्स। वन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एक ग्रुप तो वो होता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है, जिसको शॉर्ट में मैं कह दूंगा EDG ग्रुप, ठीक है, EDG। और दूसरा होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड ERG, ठीक है, ERG ग्रुप। अब इनका फंक्शन क्या है समझना आप इसे। देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा डेफिनेटली वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा, और ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं वो एसिडिक नेचर को इंक्रीज करते हैं फिनॉल में, H प्लस को रिलीज करना इजी कर देते हैं। तो ध्यान रखना, ये ग्रुप क्या करते हैं, इंक्रीजेस एरो मतलब इंक्रीज एसिडिक नेचर। कहीं पर भी जुड़े होंगे किसी एसिड के अंदर तो एसिडिक नेचर को बढ़ाएंगे ये, ठीक है। और ये जो ग्रुप्स होते हैं इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, ये डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज एसिडिक नेचर। अब ये ग्रुप होते कौन कौन से, एक बार ये भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में हम किनको रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में हम बात करते हैं मोस्टली जैसे NO2 ग्रुप, CHO ग्रुप, COOH ग्रुप, CN ग्रुप। तो इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, या HSO3 ग्रुप, ठीक है। तो ये जो ग्रुप्स हैं हमारे पास में, दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप कौन से, मिथाइल ग्रुप,
इथाइल ग्रुप, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, OCH2CH3, ठीक है। सो दीज ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। अब हमें देखना है कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो देखिए होगा क्या, अब मैं कुछ कंपैरिजन ले रहा हूं यहां पर। लेट्स सी द कंपैरिजन फर्स्ट, और इनके एसिडिक नेचर को चेक करेंगे हम लोग कि किसका एसिडिक नेचर कम होगा, किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। लेट्स सी, वी हैव दिस फिनॉल एंड इट हैज नो ग्रुप, इसके ऊपर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है। एंड दिस फिनॉल हैज 1 NO2 ग्रुप, ठीक है। एंड दिस फिनॉल हैविंग 2 NO2 ग्रुप, एंड दिस फिनॉल is having 3 NO2 group, ओके। अब आपसे पूछा जाए कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि कौन से ग्रुप अटैच किए हमने। NO2 ग्रुप अटैच किया है। NO2 ग्रुप क्या है आपके पास, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, okay, NO2 group is electron withdrawing group, and electron withdrawing group always increase the acidic nature, ये एसिडिक नेचर को इंक्रीज करते हैं। क्योंकि ये क्या करेंगे, एक्चुअली होगा क्या, आप देखिए ये हमारे पास OH बॉन्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं NO2 ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन यहां से अगर मैं देख रहा हूं कि इस तरह से इसकी तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो H+ को रिलीज करना इजी कर रहे हैं। तो अगर एक ग्रुप है, दैट मीन्स इसका एसिडिक नेचर इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। दिस इज मोर एसिडिक, दिस इज लेस एसिडिक। इसमें आपने 2 ग्रुप अटैच कर दिए हैं, तो एसिडिक नेचर बढ़ गया है। इट हैज 3 ग्रुप्स, इसका एसिडिक नेचर और बढ़ गया है, ठीक है। और इसमें भी ये जो मैंने कंपाउंड बनाया ना बेटा, इसका नाम जरूर ध्यान रखें, कई बार पूछा जाता है। इट इज पिक्रिक एसिड, ठीक है, रिमेंबर दिस नेम, दिस इज पिक्रिक एसिड। फिनॉल में अगर 3 NO2 ग्रुप आप अटैच कर देते हैं, the compound is called picric acid, and picric acid is most basic acidic, सबसे ज्यादा एसिडिक पिक्रिक एसिड है यहाँ पर, ठीक है। एक कंपैरिजन इसमें और देखा जाता है, एंड द सेकंड कंपैरिजन इज कि अगर मैं NO2 ग्रुप की पोजीशन को चेंज करता हूं, अभी तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ NO2 ग्रुप को इंक्रीज किया। इफ आई चेंज द पोजीशन, सपोज मैं यहां पर एक ले रहा हूं फिनॉल, second is it is also phenol, but this phenol contains 1 NO2 group at meta position, this phenol contains NO2 group at ortho position, and this phenol can contain NO2 group at para position, ठीक है। तो अब इसमें आप देखो, सब में हमारे पास एक में तो खैर ओनली फिनॉल है, तो वो तो हमें पता है उसकी एसिडिक नेचर कम होगा इसके कंपैरिजन में, बट दीज 3 हैव NO2 ग्रुप, सिंगल NO2 ग्रुप हर एक के पास में है। तो इनमें अगर देखा जाए कि एसिडिक नेचर फिर अपन किस बेस पर देखेंगे, तो आपको ये देखना है कि जब रेजोनेंस हुआ था तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर थी। सो व्हेन देयर वाज रेजोनेंस, we studied that the electron density was greater at ortho and para position, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो आपके पास में रेजोनेंस के टाइम पर यहां थी और यहां थी। तो अगर इन पोजीशन पर NO2 ग्रुप अटैच करता है या इन पर जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स इट विल अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और एसिडिक नेचर को ज्यादा बढ़ाएगा। तो डेफिनेटली अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, तो आप देख सकते हैं ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो अगर अटैच है तो एसिडिक नेचर को ज्यादा इंक्रीज करेगा इन कंपैरिजन टू मेटा, ठीक है। क्योंकि मेटा पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, तो वहां पर जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो अट्रैक्ट क्या करेगा, तो इसका एसिडिक नेचर ज्यादा है, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो देखो एक्चुअली इसका एसिडिक नेचर इस रेशियो में होता है, मतलब NO2 पैरा पर ऑर्थो के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। अब यहाँ एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, मैं आपसे पूछूंगा इसका आंसर, ठीक है। आई वुड लाइक टू नो इट फ्रॉम योर साइड कि कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई दिस पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, जबकि ये वाला नाइट्रो ज्यादा पास है OH ग्रुप के और ये नाइट्रो ज्यादा दूर है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहिए, जबकि मैं कह रहा हूं इसका एसिडिक नेचर ज्यादा है। कैन एनीबडी गिव द रीजन ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका कोई रीजन बता सकता है बेटा मुझे, एनीबडी कैन?
नो? एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, माई क्वेश्चन इज दैट कि मैंने कहा यहां ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो है, ठीक है, इट इज नियरर टू OH ग्रुप, एंड यहां नाइट्रो जो है वो पैरा पोजीशन पर है, इट इज फार फ्रॉम, या द रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी समझना आप कि यहां पर जो NO2 ग्रुप है, ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है, ध्यान रखना, कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ जो आपके पास बन रहा है ये कंपाउंड, इसमें अगर आप देखते हैं तो यहाँ इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम बोल रहे हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये हाइड्रोजन अब इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बिजी है, दैट मीन्स इसको रिलीज करना डिफिकल्ट है, ठीक है। इसको अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता तो ये ज्यादा एसिडिक होता, लेकिन क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है नाइट्रो के साथ में, इसलिए हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो पाएगा, और इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पा रहा है, तो इस वजह से इसका जो एसिडिक नेचर है वो ग्रेटर होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, अब यहां पर ये तो हमने बताया वो फैक्टर जो कि एसिडिक नेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो इसे डिक्रीज करते हैं, तो डिक्रीज के बेस पर भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो डिक्रीजिंग अगर हम देखते हैं तो जैसे सपोज वी हैव दिस फिनॉल एंड नाउ वी हैव फिनॉल विद वन मिथाइल ग्रुप एंड अगेन वी हैव फिनॉल विद टू मिथाइल ग्रुप एंड अगेन वी हैव फिनॉल विद 3 मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो यहां हमने 3 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, ठीक है, ऑक्सीजन की तरफ भेज रहा है। तो अगर ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, आप देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से जा रही है इसकी तरफ, तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ गई तो क्या वो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो सेटिस्फाइड है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विच इज कमिंग फ्रॉम द CH3 साइड, तो इस वजह से उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी कम कर देगा और H+ रिलीज होना डिफिकल्ट हो जाएगा और एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। तो इसलिए ये जो ग्रुप अगर बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप अगर इंक्रीज होते जाते हैं, तो ध्यान रखना एसिडिक नेचर जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है, एसिडिक नेचर डिक्रीज होता चला जाएगा। तो यहां पर इसका एसिडिक नेचर सबसे कम होना चाहिए। इसी तरह से अगर अपन इनके अंदर इनकी पोजीशन देखते हैं, ठीक है, CH3 ग्रुप जो है इनकी पोजीशन देखते हैं, पोजीशन के बेस पर भी आप इनको बता सकते हैं कि किसका एसिडिक नेचर कम और ज्यादा होना चाहिए। इसके अंदर लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला इफेक्ट नहीं है, ठीक है, तो इसके अंदर वो फैक्टर नहीं आएगा। तो इसमें आप देख सकते हो एक CH3 हम यहां अटैच कर रहे हैं, सॉरी एक मेटा पर कर रहे हैं, एक आप CH3 अटैच कर रहे हैं पैरा पर, और एक अटैच कर रहे हैं आप ऑर्थो पर। तो यहां ऑर्डर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए पहले वाले के कंपैरिजन में, ठीक है। तो हमें ये तो पता है कि CH3 ग्रुप जो है एसिडिक नेचर को डिक्रीज करता है, ठीक है, लेकिन वहां ज्यादा डिक्रीज करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑलरेडी, वहां पर इसका इफेक्ट ज्यादा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां से अगर हम काउंट करना चालू करें तो यहां इसका इफेक्ट सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो फिनॉल है, फिर CH3 उसके एसिडिक नेचर को कम कर रहा है, थोड़ा सा कम कर पाएगा ये, लेकिन पैरा पर उसके कंपैरिजन में ज्यादा करेगा और इसकी पोजीशन उसके ज्यादा पास है, OH3 के ज्यादा क्लोज है ये, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट ये करेगा, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला इश्यू नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से सिंगल के लिए भी आप इनका ऑर्डर देख सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी इसमें ये पूछ लिया जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनकी कुछ रिएक्शंस जो जिसमें ये एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो अब हम लोग क्या एक साथ रिएक्शन भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि किस तरह से इनका बिहेवियर होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास सपोज वी हैव दिस फिनॉल, ये फिनॉल है हमारे पास, और हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम से, ओके, और फिर हम करा देते हैं NaOH से, देन इसको रिएक्ट कराते हैं CH3COOH से, देन CH3COCl से, देन इसकी रिएक्शन कराते हैं CH3COOCH3 से, ठीक है। इनसे इनकी रिएक्शन करा के देखते हैं, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं
कि इनके साथ इनकी जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, इनके साथ इसकी रिएक्शन एसिडिक नेचर वाली होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सोडियम से रिएक्शन कराता हूं तो डेफिनेटली सोडियम विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम फिनॉल, और यहां पर किसकी फॉर्मेशन करेगा, इट विल फॉर्म लाइक दिस ONA, क्योंकि एसिडिक नेचर शो कर रहा है, हाफ H2 विल रिलीज, और जो कंपाउंड बना है इट इज कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड, इट विल कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड कहा जाएगा इसको। और अगर आप NaOH से रिएक्शन कराते हैं अगेन इट विल फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड, वापस से सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, क्योंकि यहां से तो H ही निकलना है और यहां से OH रिलीज होना है, तो OH और H कंबाइन होकर के आपको क्या देंगे, यहां पर H2O रिलीज कर देंगे और सोडियम फिनॉक्साइड बनाएंगे। एसीटेट से करते हैं रिएक्शन तो आप देखिए कि यहां से H+ रिलीज कर रहे हैं, यहां से OH-, देन H2O रिलीज हो गया, ठीक है, एसिडिक मीडियम में होगी रिएक्शन ये, और इट विल फॉर्म, ये बनाएगा कंपाउंड इस तरह से CO, पहले ऑक्सीजन, COCH3। इस कंपाउंड का नाम क्या हो सकता है, देखिए ये जो मैंने ग्रुप अटैच किया है, दिस ग्रुप इज एसीटेट ग्रुप, ठीक है, एंड दिस इज फिनाइल, इट इज कॉल्ड फिनाइल एसीटेट, ठीक है, इट इज कॉल्ड फिनाइल एसीटेट। अब आप देखें यहां पर फिनॉल को इससे रिएक्शन कराएं एसिटाइल क्लोराइड से, सेम रिएक्शन पायरिडीन की प्रेजेंस में कराएंगे, पहले भी हमने कराई थी ये, ओके, पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं, तो पायरिडीन की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन कराते हैं तो अगेन इट विल फॉर्म द सेम कंपाउंड OCOCH3, दिस इज अगेन फिनाइल एसीटेट, ठीक है, फिनाइल एसीटेट की फॉर्मेशन हो जाएगी आपके पास, और यहां पर भी वही बनेगा आपके पास, देखिए इस तरह से ये बॉन्ड यू ब्रेक होगा, दिस इज द पॉजिटिव पार्ट एंड दिस इज नेगेटिव पार्ट, क्योंकि ऑलरेडी हम ये रिएक्शन देख चुके हैं बेटा, इसलिए मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं इसमें, ठीक है, क्योंकि हम फिनॉल अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन देख चुके हैं। एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम, तो दिस एसिटाइल पार्ट विल कंबाइन ऑन इट एंड H विल कंबाइन ऑन दिस एसीटेट पार्ट, तो अगेन ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, इट विल फॉर्म फिनाइल एसीटेट एंड एसिटिक एसिड CH3COOH, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शन देखनी है अपन ने इसकी जिसमें एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, देयर आर सम अदर रिएक्शन एज वेल, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे कल ये आपका फिनॉल कंप्लीट हो जाएगा और ईथर